नेक्स्ट एग्जांपल की अपन अब बात करें तो हमारे पास ये एक स्प्रिंग पुली ब्लॉक सिस्टम है और इसमें दो अलग अलग स्प्रिंग नियतांकों वाली स्प्रिंग है और इसमें एक एम द्रव्यमान पुली के थ्रू जुड़ा हुआ है। अब मैं अगर इस एम द्रव्यमान को विस्थापित करके छोड़ूं, यहां से एक्स विस्थापित करूं और विस्थापित करने के बाद में ये अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द सरल आवर्ती दोलन करेगा। हम लोगों को यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि इसके सरल आवर्ती दोलनों का आवर्तकाल कितना होगा। तो यहाँ हम लोगों को पता है कि इसमें ये यहाँ से x नीचे गया और इसका FBD अगर मैं बढ़ाऊं m द्रव्यमान का, तो m द्रव्यमान के FBD से ये मास m और यहाँ नीचे की तरफ फोर्स mg और ऊपर की तरफ फोर्स। अब इस स्प्रिंग में विस्तार हुआ मान लो x1, ये स्प्रिंग x1 विस्तारित हुई, तो जितनी स्प्रिंग ये विस्तारित है उतना यहां पे और यहां पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो ये x1 विस्तारित है तो इसका स्प्रिंग नियतांक k1 है, तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा k1 x1 और साम्यावस्था की स्थिति में ये हो जाएगा k1 x1 = mg और यहां से मैं x1 की अगर वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगा mg/k1। और अगली मैं साम्यावस्था की बात करूं इस पुली के लिए FBD, तो ये तो FBD फॉर ब्लॉक, FBD फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक। और अब मैं FBD पुली की बनाऊं तो FBD फॉर पुली। पुली के लिए नीचे की तरफ फोर्स ये दोनों लगा रहे हैं, ये k1 x1 और इसमें विस्तार हुआ x2 तो ये k2 x2 और ये साम्यावस्था में है तो ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स बराबर होंगे, तो k2 x2 = k1 x1 और k1 x1 तो 2k1 x1 और यहां से k1 x1 की जो वैल्यू है वो है mg के बराबर, तो k2 x2 = 2mg और यहां से x2 आपका आया वो आया 2mg/k2। अब हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन से देखें कि कुल विस्तार, इसमें विस्तार और इसमें विस्तार में रिलेशन क्या है। तो हम लोग बात करें यहां पे, यहां से x नीचे गया तो ये यहां से x1 ऊपर जाकर के ऐसे आया, तो जितना ये विस्तारित हुआ उतना तो ये नीचे जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा ये वाली पुली यहां से x2 नीचे आई तो ये x2 इधर से खाली होगा और x2 इधर से खाली होगा, तो वो x2 2x2 और ये x1 इधर गया तो ये x। फ्रॉम कंस्टेंट मोशन, फ्रॉम कंस्ट्रेंट मोशन x = x1 + 2x2। x1 की वैल्यू ये यहां से स्प्रिंग इधर गया और x2 ये नीचे आया तो x1 धागा इधर से खाली हुआ, x2 धागा इधर से खाली हुआ और ये 2x2 और नीचे आया, तो यहां से ये वाला रिलेशन आया। और अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूं x1 और x2 की, तो x1 की वैल्यू ये रही और x2 की वैल्यू ये रही, तो x1 की वैल्यू होगी हमारे पास mg/k1 और x2 की वैल्यू होगी हमारे पास ये 2x2 की वैल्यू डायरेक्टली 2x2 या x2 की वैल्यू 2mg/k2 और इसके 2mg/k1
K2। और इसके बाद में मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू mg कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन K1 प्लस 4 अपॉन K2 और कॉमन आ गया हमारे पास mg। ये इससे एक रिलेशन आया। अब मैं अगर इसमें कहूं कि ये स्प्रिंग नहीं है और इससे एक तुल्य स्प्रिंग जुड़ी हुई है, तो अगर तुल्य स्प्रिंग की अगर मैं बात करूं, तुल्य स्प्रिंग से ये स्प्रिंग होगी और ये m द्रव्यमान होगा, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक होगा K इक्विवेलेंट, और यहां से तुल्य स्प्रिंग के लिए ये m द्रव्यमान नीचे आएगा x, तो उस केस में हम लोग यहां पे कहेंगे कि K इक्विवेलेंट इंटू x ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ कितना है mg। तो तुल्य स्प्रिंग उसी को कहेंगे कि जितना यहां नीचे की तरफ विस्थापित हुआ है उतना उसमें भी नीचे की तरफ विस्थापित हो ये पिंड द्रव्यमान m, जब इसको यहां से छोड़ा जाए तो ठीक है। तो यहां से x आया हमारे पास mg अपॉन K इक्विवेलेंट, और ये x और ये x एग्जैक्टली इक्वल है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों में ये x समान है। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अगर अपन आपस में तुलना करें तो mg अपॉन K इक्विवेलेंट ये तो यहां से है, और समीकरण 1 से 1 अपॉन K1 प्लस 4 अपॉन K2 इंटू mg, यहां से mg कैंसिल हुआ और हमारे पास 1 अपॉन K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है वो आई है 1 अपॉन K1 प्लस 4 अपॉन K2। ये हमारे पास फाइनली 1 अपॉन K इक्विवेलेंट की वैल्यू आई। और अब मैं आवर्तकाल की अगर बात करूं तो यहां से आवर्तकाल T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट। तो ये m इंटू 1 अपॉन K इक्विवेलेंट है, तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट की वैल्यू रखूं तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m, और 1 अपॉन K इक्विवेलेंट की जगह ये 1 अपॉन K इक्विवेलेंट है और इसकी जगह 1 अपॉन K1 प्लस 4 अपॉन K2। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस संयोजन में जुड़े ब्लॉक के आवर्तकाल का। ये फाइनल उत्तर है। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिसमें 3 स्प्रिंगों से एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है। ये एक स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है और ये स्प्रिंग यहां से थीटा एंगल पर ऐसे है और ये स्प्रिंग यहां से थीटा एंगल पर ऐसे है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और ये तीनों स्प्रिंग आपस में एक जैसी है और यहां ये m द्रव्यमान जुड़ा हुआ है। हम लोग कहें कि अगर इस m द्रव्यमान को अपनी मीन पोजीशन से इधर या इधर अगर विस्थापित करके छोड़े तो क्या ये सरलावर्ती दोलन करता है, और अगर अपन ये कहेंगे ये सरलावर्ती दोलन करता है तो फिर इसका आवर्तकाल कितना होगा। तो हम लोगों ने यहां से इसको विस्थापित किया इधर की तरफ x, ठीक है, और ये अगर x विस्थापित हुई तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये विस्थापित होगी यहां से। जैसे अपन मैं इसकी बात करूं तो ये जैसे मेरे पास है m द्रव्यमान, और अगर इस m द्रव्यमान को मैं इधर लाया यहां से x, तो इससे जुड़ी हुई ये जो स्प्रिंग है ये वाली स्प्रिंग, और इधर से ये जुड़ी हुई ये स्प्रिंग, ये यहां से एंगल है थीटा, ये भी है एंगल थीटा। तो इधर की तरफ मैंने इसका विस्थापन किया है x। तो हम लोगों ने कंस्टेंट मोशन में पढ़ा कि कोई भी अगर डोरी है और उस डोरी से जुड़ा कोई एक सिरा या कोई डोरी से जुड़ा कोई पिंड अगर कोई विस्थापित होता है या किसी वेलोसिटी से गति करता है या किसी त्वरित वेग से गति करता है, तो डोरी के कण का वेग होगा इसका डोरी के अनुदिश घटक। तो ये है डोरी या स्प्रिंग जो भी है, ये हम लोगों ने इसके अनुदिश की अगर बात की तो ये स्प्रिंग के अनुदिश डायरेक्शन हुई, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, और इस स्प्रिंग के अनुदिश डायरेक्शन हुई ये वाली, तो ये एंगल भी होगा थीटा। तो इसका विस्थापन इधर की तरफ है x, तो इस x का स्प्रिंग के अनुदिश जो घटक होगा वो होगा x cos थीटा।
तो ये स्प्रिंग जो विस्तारित होगी वो विस्तारित होगी x cos थीटा, और ऐसे ही इस स्प्रिंग के अनुदिश इसका घटक होगा x cos थीटा, तो अगेन ये जो स्प्रिंग विस्तारित होगी वो होगी x cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहां पे इस ब्लॉक के FBD की बात करें, इस ब्लॉक पे विस्थापित करने के बाद में F नेट निकाले तो वो F नेट कितना होगा। तो इसके FBD की अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्लॉक है वो ऐसा है M, और हम लोगों ने इसको इधर धकेला, तो इसको इधर धकेला तो स्प्रिंग संपीड़ित हुई, तो ये स्प्रिंग तो इसको वापस धकेलेगी, तो ये स्प्रिंग इसको वापस धकेल रही है kx फोर्स से, और ये वाली स्प्रिंग विस्तारित हुई है x cos थीटा, तो ये स्प्रिंग इसको वापस ऐसे खींचेगी kx cos थीटा से, और ये स्प्रिंग इसको इधर खींचेगी kx cos थीटा से, और ये दोनों फोर्स यहां से थीटा एंगल पर है, दोनों फोर्सेस यहां से थीटा कोण पर है, तो इन दोनों के इधर की तरफ जो घटक होंगे वो ऐड हो जाएंगे और इधर की तरफ घटक है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका इधर की तरफ घटक हो जाएगा kx cos थीटा इंटू cos थीटा, तो kx cos स्क्वायर थीटा, और इसका भी इधर हो जाएगा kx cos थीटा इंटू cos थीटा, तो kx cos स्क्वायर थीटा, तो 2kx cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों का इधर की तरफ घटक और ये भी इस तरफ है, तो यहां से F नेट जो आया वो ये तो है ही है kx प्लस इसका इधर घटक प्लस इसका इधर घटक, तो 2kx स्क्वायर थीटा, बिकॉज cos थीटा और फिर एक इसका घटक का cos आएगा तो वो cos को स्क्वायर कर देगा, और इसका इधर घटक और इसका इधर घटक एकदम इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आया हमारे पास F नेट, तो यहां से F नेट, अच्छा मैं इसका त्वरण अगर निकालूं तो त्वरण ये हो जाएगा A इज इक्वल टू F नेट अपॉन M, और यहां से A इज इक्वल टू F नेट में जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लें, तो कॉमन आ रहा है kx, अंदर रहा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारा पास m, और यहां से जो त्वरण की जो वैल्यू आई है वो त्वरण की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू k बाई एम 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। अच्छा, हम लोगों ने x विस्तारित किया इसको इधर की तरफ, या x विक्षेपित किया इधर की तरफ, तो इसमें जो फोर्स लगा वो इधर की तरफ है, तो त्वरण होगा वो इधर की तरफ होगा, तो वो माइनस ऑफ x। ठीक है, और ये सरल आवर्त गति की समीकरण है, तो इसकी तुलना यह सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसलिए इसकी तुलना a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से करने पर, तो कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी, यहां से कोणीय आवृत्ति यहां से हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इसका माइनस एक्स का जो भी कांस्टेंट है वो पूरा ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एम, एंड दिस इज 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पूरा इसका k अपॉन एम 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये आई कोणीय आवृत्ति। और अब मैं बात करूं आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल वो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू यहां से इसको ऐसे लिखा जा सकता है t इज इक्वल टू 2 पाई, और दिस इज 1 अपॉन ओमेगा m अपॉन k 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ t। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास जिसमें दो स्प्रिंग है यहाँ पे ऐसे जुड़ी हुई है, और इसमें एक ऐसे m द्रव्यमान का ब्लॉक रखा हुआ है, और ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक k है, और ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक इसका भी k है। ठीक है, और ये अभी ये स्प्रिंग अपनी वास्तविक लंबाई में है, ये स्प्रिंग भी अपनी वास्तविक लंबाई में है, यहाँ पे दो बिल्कुल द्रव्यमानहीन सपोर्ट है, और इनके बीच में ये एक वेज रखा हुआ है जिसका मास m है, जिसका आनत
कोण थीटा है और ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब हम लोग यहां से इसको इधर विक्षेपित करें तो ये वाला स्प्रिंग है वो फ्री हो जाता है और यहां से इसको इधर विक्षेपित करें तो ये वाला स्प्रिंग फ्री हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये इसकी अभी मीन पोजीशन है और इस मीन पोजीशन से ये मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से इधर सिर्फ सिंगल स्प्रिंग काम कर रहा है और इस मीन पोजीशन के इस तरफ ये सिंगल स्प्रिंग काम कर रहा है दूसरा वाला। तो इसके इस तरफ ये मान लो स्प्रिंग फर्स्ट है तो इसका आवर्तकाल आधा आवर्तकाल होगा इसका, बिकॉज आधे मीन पोजीशन से सिर्फ इस वाले तरफ ये इस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, मीन पोजीशन के इस तरफ जाते ही ये स्प्रिंग ये यहां से इससे हट जाता है और सिर्फ ये स्प्रिंग इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो यहां से लेकर के यहां इधर गया फिर इधर आया, आधा दोलन हुआ, तो आधे दोलन में ये वाला समय लेता है T1 और फिर ये इधर जाएगा तो आधे दोलन में इसके कांटेक्ट में रहेगा तो ये आधे दोलन के लिए समय लेता है T2। तो हमारे पास जो इसका जो दोलन काल होगा, दोलन काल, वो दोलन काल टोटल होगा T = T1 + T2। T1 यहां से इस तरफ और T2 यहां से इस तरफ और फिर ये पूरा एक दोलन हुआ। तो अब यहां से इस तरफ तो ये बिल्कुल सिंपल सा है कि इस एक स्प्रिंग में X संपीड़न हुआ और उससे ये सीधा सीधा ऐसे जुड़ा हुआ, ऐसे हम लोगों ने एग्जांपल कर रखे हैं। लेकिन यहां पे ये जैसे ही इधर जाएगा X तो ये स्प्रिंग को कुछ और दबाएगा, ठीक है। तो उसकी हम यहां पे बात करें तो यहां से स्प्रिंग उस पर कितना फोर्स लगाएगी और वो फोर्स कितना उसका प्रत्यानयन बल का काम करेगा उसकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये एंगल है यहाँ पे थीटा और यहां से हम लोग इधर इसको विक्षेपित कर रहे हैं x हमने इसको इस तरफ विक्षेपित किया तो x इस तरफ विक्षेपित किया तो ये वाला पोर्शन यहां से x विक्षेपित होगा और हम लोगों ने कांस्टेंट मोशन के अंदर ये पढ़ा है कि ये इधर की तरफ विक्षेपित हुआ x तो ये स्प्रिंग विक्षेपित हुई इसका इधर की तरफ घटक, हमेशा घटक स्प्रिंग या स्ट्रिंग के अनुदिश किया जाता है न कि पिंड के अनुदिश। अब यहां ध्यान दें तो ये इधर विक्षेपित हुआ, ये एंगल थीटा तो ये एंगल 90 - थीटा, तो इसका इधर की तरफ जो x का इधर की तरफ जो घटक होगा वो होगा x sin थीटा। तो ये स्प्रिंग x sin थीटा दबी और ये स्प्रिंग x sin थीटा दबी तो डेफिनेटली ये स्प्रिंग इस पे जो फोर्स एग्जर्ट करेगी वो फोर्स एग्जर्ट करेगी kx sin थीटा, बिकॉज जितनी ये संपीड़ित हुई उतना ही वापस इधर फोर्स लगाएगी। तो इस kx sin थीटा का वापस मीन पोजीशन की तरफ लगने वाला फोर्स होगा इसका इधर की तरफ फिर से घटक इस पोजीशन में या इस डायरेक्शन में इसका अगेन हम लोग घटक करेंगे इधर की तरफ और kx sin थीटा का इधर घटक, ये एंगल 90 - थीटा है तो इधर घटक इसका एक और साइन आ जाएगा तो इसमें जो प्रत्यानयन बल का काम करेगा यहां पे वो फोर्स हो जाएगा kx sin थीटा और फिर इसका घटक अगेन sin थीटा। तो यहां पे जो फोर्स आएगा वो आएगा kx sin स्क्वायर थीटा और यहां से इस फोर्स को मैं लिख सकता हूं k sin स्क्वायर थीटा इंटू x और ये जो k है वो मेरे लिए k इक्विवेलेंट है इस स्प्रिंग का, हमारे इस सरलावर्त गति के लिए यही k इक्विवेलेंट है। बिकॉज हम लोग तो जानते हैं फोर्स प्रत्यानयन बल बराबर होता है F = kx, तो हमारे लिए यहां पे इस स्प्रिंग के लिए k ये है, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्प्रिंग है वो इसको अगर दोलन करवाती तो फिर वो ऐसे दोलन होने चाहिए थे, स्प्रिंग के अनुदिश दोलन होने चाहिए थे, जबकि ये दोलन ऐसे हो रहे हैं और स्प्रिंग जुड़ी हुई है ऐसे। तो हमारा इस स्प्रिंग का जो kx फोर्स का या जो इसका जो इधर वाला घटक है वो इस पे काम कर रहा है प्रत्यानयन बल का। तो अब हमारे पास जो दोलन काल का जो सूत्र होगा वो दोलन काल का सूत्र हो जाएगा आधा दोलन इसका और आधा दोलन इसका। तो यहां से t बराबर आधा दोलन, पूरा दोलन तो होता है t = 2 पाई √m/k, तो आधा हो जाएगा 2 नहीं आएगा तो यहां पे t1 इसके लिए तो पाई √m/k, बिकॉज यहां पे तो जैसा नॉर्मली स्प्रिंग दोलन करता है वैसे ये दोलन कर रहा है, प्लस t2
उधर वाले के लिए, उधर वाले के लिए, इस तरफ वाले के लिए। तो इस तरफ 2 नहीं आएगा, फिर से पाई आएगा, बिकॉज आधा दोलन है। अंडर रूट m अपॉन उसका k इक्वलेंट। तो फाइनली आपके पास आंसर हो जाएगा पाई अंडर रूट m अपॉन k प्लस पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्वलेंट की जो वैल्यू है वो k साइन स्क्वायर थीटा, तो k साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा यहां बाहर आ रहा है, तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं t बराबर पाई अंडर रूट m अपॉन k प्लस पाई अपॉन साइन थीटा अंडर रूट m अपॉन k। और यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉमन आ गया पाई अंडर रूट m अपॉन k। और इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा पाई अंडर रूट m अपॉन k। दिस इज फाइनल आंसर ऑफ t इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए। यस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दो अलग अलग स्प्रिंग हैं और उनसे सेम द्रेमा नेम जुड़ा हुआ है। इस स्प्रिंग से जोड़ करके मैं इसको अगर दोलन करवाऊं तो इसका आवर्तकाल है t1, आवर्तकाल इस स्प्रिंग के लिए t1 और इस स्प्रिंग के लिए इसी पिंड का आवर्तकाल t2 है। ठीक है, आपको यहां पे दो केस पूछे कि यदि इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो इस पिंड का आवर्तकाल क्या होगा, और दूसरे केस में आपको पूछा है कि यदि इसे समानांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो दो अलग अलग स्प्रिंगें हैं, दोनों से अलग अलग पिंड को लटका करके दोलन करवाया जाए तो आवर्तकाल t1 t2 है। एक बार इनको श्रेणी क्रम में देख करके पूछा कि कितना आवर्तकाल होगा, और दूसरी बार इसको समांतर क्रम में जोड़ करके पूछा कि कितना इसका तुल्य आवर्तकाल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें कि ये जो t1 है वो t1 बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k1, बिकॉज स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक अलग होगा तभी तो आवर्तकाल अलग है। और इसका जो t2 होगा वो होगा t2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k2। क्लियर। अब हम लोगों को पूछा है कि तुल्य स्प्रिंग का, या जो दो केस पूछे आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उनका आवर्तकाल क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इनका श्रेणी क्रम की बात करूं तो नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये फर्स्ट स्प्रिंग, ये सेकेंड स्प्रिंग और ये मास m, इसका स्प्रिंग नियतांक k1, इसका स्प्रिंग नियतांक k2, और ये श्रेणी क्रम संयोजन है तो 1 अपॉन ks इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, और इसका जो आवर्तकाल होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन ks, और ks की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m वन अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, और यहां से इसको लिख सकता हूं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर m अपॉन k1 प्लस m अपॉन k2, और यहां से m अपॉन k1 की वैल्यू ये रही, m अपॉन k1 की वैल्यू t1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और m अपॉन k2 की वैल्यू ये स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर t2 स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू वहां पुट करूं तो यहां से t इज इक्वल टू 2 पाई, और यहां t1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन
2 पाई का स्क्वायर। तो 2 पाई का स्क्वायर बाहर आके इससे 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आवर्तकाल का फॉर्मूला आया, ये सीरीज के लिए आवर्तकाल है, दैट इज T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आवर्तकाल। यस, नेक्स्ट इनके समांतर क्रम संयोजन के लिए अगर अपन तुल्य आवर्तकाल की अगर अपन बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में ये स्प्रिंग फर्स्ट और ये स्प्रिंग सेकंड दोनों को ऐसे जोड़ेंगे और ये वही इनके साथ में हम लोग वापस m द्रव्यमान को संयोजित करेंगे। ठीक है, इसका स्प्रिंग नियतांक K1 और इसका स्प्रिंग नियतांक K2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका K इक्विवेलेंट निकालते हैं, दैट इज Kp फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज K1 प्लस K2। और अब हम लोग इसके आवर्तकाल की अगर अपन बात करें तो इसका जो आवर्तकाल होगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन Kp, और Kp की वैल्यू यहां पे पुट करें तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 प्लस K2, और K1 प्लस K2 की वैल्यू पुट करें तो यहां से K1 निकाला जा सकता है, K2 निकाला जा सकता है। उससे पहले यहां से K1 K2 T के रूप में क्या आ रहा है, तो स्क्वायर करें, T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर m अपॉन K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 इधर ले जाए, बाकी इधर भेज दें, तो यहां से K1 प्लस K2 इज इक्वल टू m 2 पाई का स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। और यहां से K1 और K2 की वैल्यू निकाल करके वहां पुट करेंगे, तो यहां से K1 की वैल्यू स्क्वायर करें तो K1 इज इक्वल टू m 2 पाई का स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। ये देखें, T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर m अपॉन K। K1 इधर ले आया तो T1 स्क्वायर वापस इधर चला जाएगा। इसी प्रकार इसमें K2 इज इक्वल टू m 2 पाई का स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। ये K1 K2 की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो K1 की वैल्यू m 2 पाई का स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर प्लस m 2 पाई का स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू m 2 पाई का स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। तो यहां से ऊपर वाले तीनों कट रहे हैं, ये और ये, और 1 अपॉन T स्क्वायर। फाइनली आपका आंसर होगा 1/T स्क्वायर इज इक्वल टू 1/T1 स्क्वायर प्लस 1/T2 स्क्वायर। ये समांतर क्रम संयोजन में तुल्य आवर्तकाल का। हम लोग एक नया टॉपिक यहां पे देख रहे हैं कि सरलावर्त गति में आवर्तकाल की गणना के लिए कोई भी सिस्टम है, उसके आवर्तकाल की गणना के लिए, किसी पिंड के आवर्तकाल की गणना के लिए हम लोग एक एनर्जी मेथड यूज करते हैं, और इस एनर्जी मेथड की सहायता से हम लोग किसी पिंड का आवर्तकाल कितना होगा ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप होती है, उन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं स्टेप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टेप फर्स्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले साम्यावस्था में बल और बलागुण की समीकरणें लिखेंगे। तो सर्वप्रथम साम्यावस्था की स्थिति में बल या बलागुण, बल होगा तो बल या बलागुण होगा तो बलागुण, बल या बलागुण की समीकरणें नोट करनी है। ठीक है, फिर स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हम लोग उस ब्लॉक को जिसका सरलावर्त गति का आवर्तकाल निकालना है उसको अपनी मीन पोजीशन से x विस्थापित करेंगे। सबसे पहले पिंड का विस्थापन होगा x, पिंड को x
विस्थापित करेंगे, कहां से, साम्यावस्था से, और इसके बाद में इसकी कुल ऊर्जा का या पूरे निकाय की कुल ऊर्जा का व्यंजक लिखेंगे। इसके बाद में निकाय की कुल ऊर्जा का व्यंजक लिखते हैं। मीन पोजीशन पर आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 लिखनी है और कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा ही है यहां पे, ठीक है। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिखते हुए यहां पे आप टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखोगे। और इसके बाद में थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप थर्ड, उसमें कुल ऊर्जा को समय के सापेक्ष अवकलित करके 0 करेंगे। तो कुल ऊर्जा को समय के सापेक्ष अवकलित करेंगे, बिकॉज किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा नियत होती है तो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी, और समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी तो इसका समय के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0। और समय के सापेक्ष अवकलन 0 करेंगे तो यहां से हम लोगों को एक समीकरण मिलेगी, यहां से एक समीकरण प्राप्त होगी। वही समीकरण क्या होगी, सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण होगी। वही समीकरण सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण होगी। और इस अवकल समीकरण की सहायता से हम लोग इस अवकल समीकरण की तुलना करेंगे सरल आवर्त गति की समीकरण से, और वहां से हम लोगों को ओमेगा की वैल्यू मिलेगी और उस ओमेगा से हम लोग आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। तो ये 3 स्टेप हैं। तो पहले, सबसे पहले साम्यावस्था की स्थिति में बल या बलागुण, अगर बल है तो बल की और बलागुण है तो बलागुण की समीकरण लिखेंगे। उसके बाद में साम्यावस्था से पिंड को x विस्थापित करेंगे, और x विस्थापित करने के बाद में निकाय की कुल ऊर्जा का व्यंजक लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानना है साम्यावस्था की स्थिति में, और उसको, उस व्यंजक को लिखने के बाद में थर्ड स्टेप है इस व्यंजक का समय के सापेक्ष अवकलन 0 करेंगे, बिकॉज ये किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है तो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी। इसको 0 करेंगे, 0 करते ही यहां से एक समीकरण मिलेगी, वो समीकरण अवकल समीकरण होगी, और वो सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण होगी, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की अवकल समीकरण होगी। और इस अवकल समीकरण को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की अवकल समीकरण से तुलना करेंगे, और उस तुलना करने के बाद में वहां से ओमेगा आएगा, और उस ओमेगा को हम लोग यूज करेंगे आवर्तकाल के सूत्र के लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम लोग इसी स्टेप्स को समझते हैं। तो एक जो वेल नोन उदाहरण है जिसका आवर्तकाल हमें ज्ञात है उसी को लेते हैं हमने। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया जिसमें एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से ये m द्रव्यमान जुड़ा हुआ। इसके आवर्तकाल का सूत्र हमें पता है, T बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m/k, इसका स्प्रिंग नियतांक k है, ये हमें पता होता है। और अब हम लोग इस मेथड से इस सूत्र को निकालेंगे। तो सबसे पहले ये यहां पे साम्यावस्था में है, तो साम्यावस्था में ये स्प्रिंग अपनी वास्तविक लंबाई में नहीं है, स्प्रिंग यहाँ पे x विस्तारित है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा k x0 विस्तारित है, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। तो हमारा जो स्टेप फर्स्ट है वो कहता है कि साम्यावस्था की स्थिति में बल या बलागुण की समीकरण लिखो। तो यहाँ पे तो बलागुण है ही नहीं, तो बल की समीकरण लिखूं तो ये हो जाएगा kx0 = mg। ये हमारे पास पहला स्टेप पूरा हुआ। अब दूसरा स्टेप बोलता है कि इसको साम्यावस्था से x विस्थापित करो। तो यहां से इसको x नीचे की तरफ लाएं, x नीचे की तरफ लाएं तो पिंड होगा यहां पे, तो पिंड यहां पे होगा m द्रव्यमान का, तो यहां x नीचे की तरफ लाके इसको छोड़ूं तो ये यहां पे v वेग से गतिशील होगा, v वेग से गतिशील होगा। तो इस पिंड की टोटल एनर्जी, पूरे निकाय की टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहां ये जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा, ये इसकी स्प्रिंग की मीन पोजीशन कुछ यहां पे थी, तो x0 तो ऑलरेडी विस्तारित था और अब x और विस्तारित कर दिया, तो इसमें टोटल जो विस्तार उत्पन्न हो गया वो हो गया x + x0, और मीन पोजीशन थी ये वाली, तो मीन पोजीशन से भी ये द्रव्यमान नीचे आ गया x, तो ये तो x है ही, ये रहा, ठीक है। अब अपन इसके कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा E = पहला ये पिंड v वेग से गति कर रहा है तो 12 mv²। दूसरा ये पिंड अपनी मीन पोजीशन से x नीचे आया
तो माइनस mgx स्थितिज ऊर्जा घटी इसकी। दो और तीसरी एनर्जी, एक तो ये इसकी गतिज ऊर्जा, दूसरी यहां इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 थी तो अब स्थितिज ऊर्जा इतनी कम हुई, और तीसरा इस स्प्रिंग के अंदर कितनी टोटल एनर्जी अभी संयोजित है, तो उसकी मैं बात करूं तो हाफ के और इसमें विस्तार x प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर, ये इस पूरे निकाय की कुल ऊर्जा हुई। अब अगली जो बात हम लोगों को जो थर्ड स्टेप कहता है, ये सेकंड स्टेप पूरा हुआ, इस कुल ऊर्जा का व्यंजक हमने लिख दिया। थर्ड स्टेप हमें कहता है कि इस कुल ऊर्जा के व्यंजक को आप समय के सापेक्ष अवकलित करके 0 लिखो। तो हम अगले स्टेप में कुल ऊर्जा के व्यंजक को d/dt निकालते हैं, और d/dt देखिए यहां पे ये हो जाएगा हाफ m और v स्क्वायर का अवकलन 2v dv/dt। अगला इसका माइनस mg और x का अवकलन dx/dt, और फिर प्लस हाफ के और इसका अवकलन, पहले तो इसका चेन रूल से इसके होल स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस एक्स नॉट, और फिर अंदर वाले का अवकलन करते हैं तो x का dx/dt और x नॉट का 0, तो ये इसका अवकलन हुआ। अब हम लोग यहां से ये देखें तो ये, अच्छा इसको 0 के बराबर करना है। यस, अगले स्टेप में इसको वापस यहां से लेते हैं, d/dt इज इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल कर दूं तो m इंटू वी, और ये हो गया त्वरण, तो एक बार तो इसको मैं dv/dt लिख दूं, फिर माइनस mg और dx/dt वेग है ही, और फिर k x प्लस के एक्स नॉट इंटू वी, और इसको बराबर करना है 0 के। तो यहां से आप ध्यान दें, ये v और ये v कॉमन आके कैंसिल हो गया, और इस इक्वेशन को आगे लिखा जा सकता है m dv/dt माइनस mg प्लस के एक्स नॉट बराबर 0। और समीकरण 1 जिसमें अभी हम लोगों ने पीछे लिखा था, समव्यवस्था की स्थिति में के एक्स नॉट बराबर mg था, तो के एक्स नॉट और mg आपस में बराबर है, तो यहां से ये भी कैंसिल हो गए। तो फाइनली आपके पास आया m dv/dt को आप लिख सकते हो d²x/dt² प्लस के एक्स बराबर 0, m का भाग दे दूं तो ये हो जाएगा d²x/dt² प्लस k/m इंटू एक्स बराबर 0। ये सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण, और ये सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण है। तो इसकी अपन तुलना करते हैं हमारे सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण से, जिसमें होता है, तो हम इसकी तुलना करें किससे, सरल आवर्त गति की हमारी जो अवकल समीकरण है d²x/dt² प्लस ω² x बराबर 0 से, तो यहां से ω² ये रहा, बाकी सब कुछ समान है, तो ω² की जगह यहां ω² बराबर k/m, देन ω बराबर √k/m, तो आवर्तकाल आएगा, आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ω, और ω की वैल्यू
m अपॉन के। तो इसका आवर्तकाल हम पहले ही जानते थे और इस एनर्जी मेथड से हम लोगों ने फिर से इसका आवर्तकाल निकालना सीखा। तो ये एक इजी उदाहरण था एनर्जी मेथड को समझने के लिए। यस, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग से एक ठोस बेलन को जोड़ा गया है जो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, ये ठोस बेलन एक रफ सरफेस के ऊपर है। यहां से हम लोग अगर इसको, अभी ये साम्य अवस्था में है, बिल्कुल ये मीन पोजीशन है इसकी, ये इसकी मीन पोजीशन है। और स्प्रिंग अपनी वास्तविक लंबाई में, अभी कोई संपीड़न नहीं है, कोई किसी प्रकार की एनर्जी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसको यहां से इधर विक्षेपित करके छोड़े, स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़े, तो ये ऐसे दोलन करता है। ये बेलन, ठोस बेलन ऐसे लुढ़कता हुआ ऐसे जाएगा और फिर ऐसे लुढ़कता हुआ ऐसे आएगा। और ये इस प्रकार के जो दोलन है, इसमें ये जो लौटनी गति कर रहा है वो शुद्ध लौटनी गति है। तो इस प्रकार के दोलनों में इसकी ये जो लौटनी गति है वो यहाँ पे शुद्ध लौटनी गति है, शुद्ध लौटनी गति, शुद्ध लौटनी गति है। तो शुद्ध लौटनी गति से हम लोग जानते हैं इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो r ओमेगा के बराबर होगी। ये शुद्ध लौटनी गति का कॉन्सेप्ट है, हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो इसकी ये जो गति है वो शुद्ध लौटनी गति है और उस शुद्ध लौटनी गति में ये दोलन कर रहा है और इसका हमें आवर्तकाल निकालना है। तो इसका आवर्तकाल निकालने का सबसे बेस्ट मेथड है एनर्जी मेथड है। तो हम लोग सबसे पहले एनर्जी मेथड में क्या कहते हैं कि साम्यावस्था की स्थिति में बल और बलागुण का व्यंजक लिखिए। तो साम्यावस्था की स्थिति में यहाँ न कोई बल है और न बलागुण है। तो अगर मैं स्टेप फर्स्ट की बात करूँ तो स्टेप फर्स्ट में साम्यावस्था की स्थिति में बल एवं बलागुण, साम्यावस्था, और साम्यावस्था में कोई किसी प्रकार का स्प्रिंग वास्तविक लंबाई में ये इस पे कोई किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाएगी, इस पे नीचे mg ऊपर n, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनमें। न कोई स्थानांतरण गति करवाने के लिए बाध्य कर रहा है, न घूर्णन गति करवाने के लिए बाध्य कर रहा है। तो बल और बलागुण दोनों ही जीरो होंगे। तो साम्य अवस्था में फोर्स भी जीरो और टो भी जीरो। ठीक है, सेकेंड स्टेप कहता है कि साम्य अवस्था से इसको x विस्थापित करो। तो हम लोग सेकेंड स्टेप के लिए इसको यहां से x विस्थापित करते हैं, इधर की तरफ x विस्थापित करते हैं और x विस्थापित करने के बाद में इस पे लगने वाला बल और बलागुण दोनों निकालते हैं। नहीं, इस पे इसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं। अब बल और बलागुण निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो साम्य अवस्था से हम लोग इसको x विस्थापित करके इसकी कुल ऊर्जा का व्यंजक निकालते हैं। तो स्टेप सेकंड जो हमारा है वो है स्टेप सेकंड, जिसमें टोटल एनर्जी निकालनी है साम्य अवस्था से x विस्थापन के बाद में। तो वो टोटल एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू, अच्छा ये यहां आएगा जैसे ये बेलन, तो यहां आने के बाद में ये वापस इधर की तरफ जाएगा v वेलोसिटी से और ऐसे घूमेगा ओमेगा से, ये वापस स्प्रिंग इसको खींचेगी। तो ठीक है, तो इस केस में इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा की बात करूं तो हाफ mv² स्थानांतरण गतिज ऊर्जा प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर घूर्णन गतिज ऊर्जा प्लस इसके अलावा स्प्रिंग भी विस्तारित हुई है तो हाफ के x² स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा, इसके अलावा कोई किसी प्रकार की एनर्जी नहीं है। अब हम लोग यहां पे ये शुद्ध लौटनी गति कर रहा है तो ओमेगा और v में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू यहां से रखी जा सकती है इसमें, तो ये इसी के अंदर लिख दूं मैं E इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस, अच्छा I का मान भी रख दें लगे हाथ। तो यहां पे ये ठोस बेलन है, तो ठोस बेलन अगर ऐसे घूमता है तो उसका जो जड़त्व गुण I होता है वो होगा mr²/2। ठीक है, तो I और ओमेगा की वैल्यू यहां से दैट इज v/r और I की वैल्यू वहां से यहां रखें तो ये हो जाएगा ये हाफ mr²/2 और ओमेगा² v²/r² प्लस हाफ के x²। जो यहां से कट रहा है उनको काटेंगे, जैसे यहां से r² कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा
कुछ भी नहीं कट रहा, तो यहाँ से इसको लिखूँ मैं E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कुल ऊर्जा का सूत्र हुआ। और अब हमारा जो अगला थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप कहता है, स्टेप 3 वो कहता है कि आप कुल ऊर्जा निकालने के बाद में उस कुल ऊर्जा का समय के सापेक्ष अवकलन 0 करो। तो इसका क्यों करें समय के सापेक्ष अवकलन 0? क्योंकि कुल ऊर्जा नियत रहती है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए उसका अवकलन 0 होगा। तो इसका अवकलन करें तो यहां से हाफ एम वी स्क्वायर का अवकलन 2v dv बटा dt प्लस 1/4 एम 2v dv बटा dt प्लस हाफ के 2x dx बटा dt और इसको बराबर करेंगे 0 के। तो आपको पता है यहां से 2 से 2 कैंसिल, v से ये v, ये 2 और ये 2 से 2 और ये भी v है, ये सारे कैंसिल हुए। तो फाइनली मैं इसको लिखूं m dv बटा dt प्लस ये 1/2 m dv बटा dt प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये m dv बटा dt प्लस हाफ m dv बटा dt 3/2 m dv बटा dt हो गया। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूं, यहीं लिख दें, इन दोनों को जोड़ लें तो 3/2 m dv अपॉन dt 3/2 m dv अपॉन dt प्लस के एक्स बराबर 0। और इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 0। और ये बाकी सब भाग दे दें तो ये यहां से आपका आया डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस इसका पूरे का भाग दे दूं तो 2k अपॉन 3m, ये 2k अपॉन 3m इंटू एक्स बराबर 0। और इस फाइनल समीकरण की अगर मैं तुलना इस समीकरण की तुलना अवकल समीकरण से अगर अपन करें तो यहां से ये होगा हमारे लिए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सरल आवर्त गति के अवकल समीकरण में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0 होता है। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर ये हुआ, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k अपॉन 3m। तो आवर्तकाल t बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा और यहां से 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट 3m अपॉन 2k। ये आपका फाइनल आंसर आया आवर्तकाल का। इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ये ऐसे जो दोलन करेगा उसका आवर्तकाल एनर्जी मेथड से हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया। यस, नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहां पे मेरे पास एक स्प्रिंग पुली ब्लॉक सिस्टम है और इसमें खास बात यह है कि ये जो पुली है वो एक डिस्क है और उस डिस्क का मास m है और रेडियस r है। ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी किया था, लेकिन उसमें ये जो पुली थी वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस थी, आदर्श पुली थी। लेकिन इस बार ये जो पुली है उसका मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये यहाँ पे ऐसे रोल करेगी, लेकिन वो रोल होगा वो प्योर रोलिंग मोशन होगा। तो प्योर रोलिंग मोशन करेगी ये, और प्योर रोलिंग करेगी। तो प्योर रोलिंग में हम लोग जानते हैं कि इसके जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है v वो इज इक्वल टू होती है r ओमेगा के। ठीक है, ये यहां से ऐसे मूव करेगी तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये हमें दिया हुआ है कि ऐसा मोशन होगा इसका। और अब हम लोग कह रहे हैं कि इसको अगर यहां से ऐसे विस्थापित करके छोड़ा जाए तो ये कैसे
मोशन करेगा और उसका आवर्त काल कितना होगा अगर सरल आवर्ती मोशन करता है तो पहले तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि साम्यावस्था की स्थिति में इस पे बल और बलागुण की गणना करनी है। तो साम्यावस्था में ये नीचे की तरफ आया हुआ होगा, स्प्रिंग यहां से x0 विस्तारित होगा, तो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग x0 विस्तारित है और इस पे नीचे mg फोर्स लग रहा है, तो इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स और ऊपर की तरफ ये kx0 स्प्रिंग के विस्तार की वजह से। तो साम्यावस्था की स्थिति में ये जो फोर्स है वो है kx0 = mg और ये इक्वेशन एक यहां से हमारे पास आई। ठीक है, अब हम लोग फिर इसको साम्यावस्था से x नीचे विस्तारित करेंगे। x0 तो ऑलरेडी विस्तारित है, x नीचे की तरफ विस्तारित करेंगे और x नीचे की तरफ विस्तारित करेंगे तो ये पिंड डेफिनेटली यहां इस लेवल पर आ जाएगा। और अब हम लोगों को स्टेप सेकंड जो कहता है वो कहता है कुल ऊर्जा लिखो। तो स्टेप सेकंड जिसमें हम लोगों को साम्यावस्था से x विस्तारित करने के बाद में टोटल एनर्जी को लिखने के लिए बोला। तो साम्यावस्था से जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो ये यहां से v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो धागा v वेलोसिटी से इधर जाएगा, मतलब इस पुली को ओमेगा कोणीय वेग से ऐसे घुमाएगा। तो अब हमें टोटल जो एनर्जी लिखनी है वो टोटल एनर्जी का सूत्र हो जाएगा E = इसका गतिज ऊर्जा 12 mv² प्लस इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा 12 I ω²। ये तो इन दोनों की एनर्जी होगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसकी ये 12 mv², ये घूम रहा है, इसकी 12 I ω²। इसके अलावा ये वाला पिंड साम्यावस्था से x नीचे आया तो इसकी स्थिति ऊर्जा कम हुई -mgx, बिकॉज हम लोगों ने कहा कि साम्यावस्था की स्थिति में आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 माननी है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को। ठीक है, और इसके अलावा ये वाली स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है, स्प्रिंग में अब टोटल विस्तार है x0, पहले ये यहां से लेकर के यहां तक x0 तो था ही और अब x और तो प्लस 12 k और कुल विस्तार x + x0 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल एनर्जी हुई। क्लियर। अब हम लोग अगला जो स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप कहता है कि इस टोटल एनर्जी को आप अवकलित करो समय के सापेक्ष और उसको 0 रखो। ठीक है, तो यहां पहले तो मैं इस टोटल एनर्जी के सूत्र में इस I और ओमेगा की वैल्यू रख दूं तो ये डिस्क है तो डिस्क का I हो जाएगा मेरे पास mr²/2 और यहां से ओमेगा हो जाएगा v/r। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू v/r, ये दोनों अगर मैं यहां पे पुट करूं तो E आएगा मेरे पास 12 mv² प्लस 12 I की जगह mr²/2 v²/r², ये ओमेगा की जगह हो गया, -mgx एंड प्लस 12 k x + x0 का होल स्क्वायर। यहां जो कट रहा है उसको काटेंगे, जैसे ये r² से r² कैंसिल हो गया और इसके बाद में ये हुआ 12 mv² प्लस 1/4 mv² -mgx प्लस 12 k x + x0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हुई कुल ऊर्जा। अब स्टेप थर्ड हमें जो कहता है वो ये कहता है, स्टेप थर्ड वो कहता है कि d/dt 0 करो, क्योंकि कुल ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका d/dt 0 करूं तो इसका d/dt इस पद का हो जाएगा 12 m 2v dv/dt प्लस 1/4 m 2v dv/dt माइनस mg dx/dt एंड प्लस 12 k और इसका हो जाएगा 2x + x0 dx/dt और इसको बराबर करना है 0 के। तो यहां पे
ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा क्योंकि dx अपॉन dt भी वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहां से ये 2 से 2, ये 2 से 2 टाइम और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा m dv बटा dt प्लस 1/2 m dv बटा dt माइनस mg, और इसको अंदर भेजता हूं तो kx प्लस kx प्लस kx नॉट बराबर 0, और समयावस्था की स्थिति में kx नॉट बराबर mg है तो kx नॉट और mg आपस में बराबर है तो ये कैंसिल हो गया, और ये m dv बटा dt और हाफ m dv बटा dt ये हो जाएगा 3/2 3/2 m dv बटा dt प्लस kx बराबर 0, और इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं अवकल समीकरण के रूप में। आगे इसको लिखा जा सकता है, इसका भाग दे दूं और इस dv बटा dt को लिख दूं d स्क्वायर x बटा dt स्क्वायर प्लस इसका भाग दिया तो 2k अपॉन 3m इंटू x बराबर 0, और ये हो गया हमारे लिए अवकल समीकरण की अगर इसकी तुलना करें सरलावर्त गति से तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 2k अपॉन 3m, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट 2k अपॉन 3m, और अब मैं आवर्तकाल की बात करूं तो आवर्तकाल हो जाएगा आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहां से t इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू 3m अपॉन 2k। ये आपका फाइनल आंसर हुआ इस वाले निकाय में इस पिंड के सरल आवर्त गति के दोलन कालों का। ठीक है, ये एनर्जी मेथड पे कुछ एग्जांपल्स हुए।